पिछले वीडियो में हमने देखा कि शेयर्स बाय करने के डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप कोई शेयर खरीद लेते हो तो आप जिस प्राइस पे खरीदते हो और जो प्राइस आपको पे करना होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप होटल में खाना खाने जाते हो, 1000 रुपये बिल होता है, तो उस 1000 में से कुछ प्रतिशत आपका होटल चार्जेस होता है, कुछ जीएसटी होता है। तो वैसे यहाँ पर भी होता है। तो वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो है ये मेरा लेजर रिपोर्ट है। लेजर रिपोर्ट क्या होता है? लेजर मतलब समरी, बिल का अकाउंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले जब आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो, गूगल पे या यूपीआई से करते हो, तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आपने अगर 1000 रुपये ऐड किए तो आपके 1000 रुपये ही ऐड होंगे। बट मेरे पास जो था तभी गूगल पे नहीं था, मैं अंडर 18 था, तो मेरे पास नेट बैंकिंग था। तो नेट बैंकिंग में आप यहाँ देख सकते हो, मैंने 3350 रुपीज़ ऐड किया। तो इसमें से 7 रुपये मेरा नेट बैंकिंग का चार्जेस कटा, वो अब स्टॉक पे, और वो बैंक से नहीं जाएगा। वो 3350 रुपीज़ से 7 रुपये माइनस होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बचा 3343 रुपीज़। तो ये पैसे मुझे मिले ट्रेड करने के लिए। बाकी के 7 रुपये तो स्टार्टिंग में अपस्टॉक वालों ने काट लिए और नेट बैंकिंग के चार्जेस के नाम पे। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मेरा फर्स्ट शेयर खरीदा था 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को मैंने मेरा फर्स्ट शेयर खरीदा था, वो था 57.93 रुपीज़ का। तो इस शेयर के पीछे मुझे कितना चार्जेस लगा वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है उसका बिल। तो मैंने खरीदा था 57.90 पे, और मुझे अपस्टॉक वालों को पे करने पड़े 57.93। तो ये कहाँ कौन से चार्जेस लगे यहाँ पर, तो वो हम देखते हैं। तो उसके लिए ना ये मैंने रखा है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस ये बिल है और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या फ़र्क होता है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में डिटेल में थोड़ा दिया होता है, बिल में ऐसे आप देख सकते हो कि सिर्फ बिल होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ने को ईजी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट नोट में ऊपर थोड़ा ये सब है दिया हुआ। यहाँ पे सेबी रजिस्टर है, यहाँ पे आपका एड्रेस होता है जो कि मैंने छुपा के रखा है, एड्रेस और नाम होता है, ताकि आप उठ के कल मेरे घर पे ना आ जाओ। तो ये देखो, ये मैंने शेयर खरीदा था। इसको मैंने एट प्राइस खरीदा था 57.9 पर, ये मुझे पड़ा 57.9 पर। तो ठीक है, मैंने एनएससी से खरीदा था। और उसके बाद मुझे ब्रोकरेज लगा 1 रुपये का। देखो 0.01, 1 रुपये भी नहीं है, 1 रुपये से कुछ ज़्यादा ही कम है। तो डिलीवरी में जो है, इक्विटी डिलीवरी में बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो सब फ्री में दे देते हैं। तो ये भी फ्री वाला ही है। ये अपस्टॉक जो है फ्री में आप प्रोवाइड करता है। आपको अपस्टॉक के साथ ओपन करना है तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ जाएगा, उसको देख लो और मेरे रेफरल से खोलना, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये इतना लगा और उसका प्राइस हो गया 57.91। बट आप देखेंगे यहाँ पर तो मुझे पैसे देने पड़े थे 57.92। तो तो फिर 1 पैसा कहाँ से आया? तो ये देखो नीचे ना ये चार्जेस होते हैं, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सबको देने पड़ते हैं। ये अपस्टॉक वाले के चार्जेस नहीं है, ये सेबी के चार्जेस है। सेबी क्या है? सेबी एक बोर्ड है, रेगुलेशन बोर्ड, जो कि स्टॉक मार्केट पे ध्यान रखता है कि कुछ गलत चीज़ें यहाँ पे ना हो जाए। तो ये सब जो चार्जेस हैं वो अपस्टॉक वाले को नहीं है, वो सेबी के चार्जेस हैं, वो किसी भी हालत में नहीं कटेंगे। तो STT डिलीवरी, STTDL क्या होता है? ये डिलीवरी चार्जेस है, मतलब आपने शेयर खरीदा डिलीवरी में, तो ये डिलीवरी के चार्जेस है 0.06। ये 0.06 नहीं होता, इसका एक परसेंट होता है 0.10%। 0.10% आपका लगेगा MRP पे, जितने भी आप खरीदोगे वो। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो हर जगह पे अलग अलग लगता है, हर जगह पे अलग अलग लगता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ पे लगता है 0.01%। आपकी जगह पे शायद कुछ अलग लगता है, वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना अपस्टॉक वालों पे कि आप जहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से कि कितना आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। तो मुझे तो देना पड़ा था 0.01 रुपीज़, क्योंकि मेरा यहाँ पे 0.01% स्टैम्प ड्यूटी है। अभी मैं आप लोगों को मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ अपस्टॉक के ऊपर। तो देखो ये जो है ये मैंने हाथ से लिखे हुए नोट से, इसे मैं आपको अभी पूरी तरह से समझाता हूँ। तो देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने खरीदे, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मतलब एक कंपनी के 2 शेयर हो सकते, तो मैंने 2 गिना है, 1 नहीं गिना। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 31 खरीदे मैंने। कितने कंपनीज थे मेरे पास? 17 कंपनीज है। मैंने एक म्यूचुअल फंड भी खरीद के रखा है। तो मेरे पास अभी 31 शेयर्स है 17 कंपनीज़ के। उनमें से कोई शेयर्स के सिर्फ 2 शेयर्स है, किसी के 1 शेयर्स है। देखो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं ऐसे बाहर दूँ। तो मेरे पास जितने होते हैं मैं 1 या 2 शेयर से ही मैं काम चला लेता हूँ। तो ये हो गए। तो देखो सबसे पहले मैंने मेरे अकाउंट में डाले थे 3350 रुपीज़। 3350 रुपीज़ वो मैं आपको लेजर में दिखाता हूँ। ये देखो 3350 रुपीज़ 7 तारीख को डाले थे। तो वहाँ पे मुझे चार्ज लगा 7 रुपये, और मैंने 1000 रुपये डाले थे यहाँ पर। देखो 17 4 रुपये का, और मैंने 1000 रुपये डाले थे। और ये दो जो है वो 1000 और 1014।
तो वो देखो वो मैंने डाले थे 18 मार्च को। तो ये सब लगा के मुझे इसका 7 रुपये नेट बैंकिंग का, इसका 7 रुपये नेट बैंकिंग का, इसका 7 रुपये नेट, इसका 7 रुपये, इसका 7 रुपये, दोनों का मिला के 14 रुपये। तो नेट बैंकिंग में मेरा कट गया 28 रुपीज़। तो मैंने टोटल अपस्टॉक में इन्वेस्ट किया, डाला था, मतलब मेरे बैंक से पैसा कटा 1364 रुपीज़। उसमें से 28 तो मेरा ब्रोकरेज, 28 में मेरा ये नेट बैंकिंग का चार्जेस कट गया। तो फिर बचा 6336 रुपीज़ मुझे इन्वेस्ट करने को मिला, मतलब इसमें से 28 रुपये तो अपस्टॉक वालों ने ले लिए नेट बैंकिंग के नाम पे। तो इतना मेरे को मिला अपस्टॉक करने पे। तो मैंने इसमें से शेयर्स खरीदे 5243.13 रुपीज़ के। वो शेयर्स कौन से खरीदे, अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। वो शेयर्स खरीदने के बाद आपका जो कुछ भी नुकसान होगा आपकी जिम्मेदारी, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। वो मैंने खरीदे थे, मेरे पर्सनल फेवरेट है, थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा देखा। अगर आप लोगों को भी ऐसे शेयर्स खरीदते हैं तो मैं तो बोलता हूँ मेरी भी ना सुनो, आपको जो कंपनी पसंद है वो खरीद लो। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी एडवाइस भी ना लो कि कौन सी शेयर्स खरीदना, बाकी आप इसमें मेरी एडवाइस ले सकते हो, मेरा धंधा कैसे चलेगा फिर। देखो मैंने शेयर्स खरीदे थे 57.93 का, एक जो अब मैंने आपको दिखाया ये वाली कंपनी का। फिर मैंने दूसरी, ये जो है वो कार के पार्ट्स बनाती है, अगर आप पूछो तो क्या करती है ये कंपनी, तो ये कार के एक्सटर्नल पार्ट्स जैसे मिरर हो गया, बाकी का सब हो गया, बाकी का वो सब बनाती है। ये मैंने फिर से शेयर्स खरीदे 593 को, ये एक शेयर नहीं होगा, ये 2-3 शेयर्स होंगे। फिर मैंने यहाँ पे शेयर्स खरीदे थे इतने इसके, फिर यहाँ पे खरीदे, फिर यहाँ पे खरीदे, फिर यहाँ पे खरीदे, ये फिर से यहाँ पे खरीदे, ये फिर से यहाँ पे खरीदे, ये फिर से यहाँ पे खरीदे। फिर मेरे को पैसे कम पड़ गए, फिर मैंने पैसे डाल दिए 2000 रुपये। मेरे को 2000 रुपये चाहिए थे, बट मेरे को 1014 रुपीज़ डालने पड़े, क्योंकि मेरे को पता था ये जो मैंने सोचा, मैंने 7 रुपये काट काट के सोचा था। तो फिर से देखो ये मैंने सही अंदाज़ लगा, 7 और 7 कट गए, और यहाँ पे मैंने फिर से शेयर्स खरीदे। और यहाँ पे जो है वो मैंने 850 जो आपको दिख रहा है वो म्यूचुअल फंड खरीदा है, ठीक है। तो ये सब हो गया, मैंने शेयर्स खरीदे, ये इतने इसके 5443। भरोसा नहीं है तो ये सबको ऐड करके चेक कर लेना, ठीक है। और फिर मैंने 850 का एक म्यूचुअल फंड खरीदा, निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड। और फिर उसके बाद मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 6093.13। अगर आपको उसकी लेटेस्ट वैल्यू जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल के कम्युनिटी टैग में उसका मैं लेटेस्ट वैल्यू डाल दूंगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब उसका वैल्यू हो चुका है 7503 रुपये। तो ये हो गया मेरा। तो फिर मेरे वॉलेट में पैसे बचे 237.08 रुपीज़ मेरे वॉलेट में बचे। तो अभी सवाल आता है कि अपस्टॉक वालों ने कितना कमाया। देखो सच बोलूँ तो अपस्टॉक वालों ने बहुत ज़्यादा ही छापा है, ठीक है। मैंने तो बहुत सोच के शेयर्स खरीदे थे ताकि मेरे को ये सब चार्जेस वगैरह में कम देने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कम पैसे थे और मैं चाहता नहीं था कि आधे से ज़्यादा तो अपस्टॉक वाले लेके चले जाए। तो मैंने बहुत सोच के खरीदे थे, तब से जाके मैंने ये सब अवॉइड किए थे चार्जेस बीच के, मतलब इंट्राडे में ट्रेड नहीं किया। और इंट्राडे मेरे को पसंद भी नहीं है, मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगा इंट्राडे में मत ट्रेड करो मेरे चैनल को। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये तो देखो, ये जो है मैंने ओवरऑल शेयर्स खरीदे 6093.13 रुपीज़ के। तो मेरे वॉलेट में पैसे बचे 237.08। तो कितना हुआ, तो मैंने टोटल जो हो गया वो हो गया 6330.21। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर कि मेरे को टोटल मिले थे 6336। उसमें से मेरे को 6 रुपये तो मेरा वो आपको बाद में पता चलेगा वीडियो के कि मेरा 6 रुपये कहाँ गया। थोड़ा आगे समझते हैं कि मेरा 6 रुपये गया कहाँ पे। तो ये देखो इतना मैंने टोटल मेरे को इन्वेस्ट करने को मिला 6330.21। इसमें से मैंने सिर्फ इन्वेस्ट किया इतना 6093.13। तो अभी ब्रोकरेज कैलकुलेट करके थी कि अपस्टॉक वालों ने मेरे से डिलीवरी में कितना ब्रोकरेज लिया। इंट्राडे में तो कुछ ज़्यादा ही नहीं, तो 20 रुपये एक ट्रेड का ले लेते हैं, और डिलीवरी में वो लोग ने कितना लिया। BW क्या है कि बैलेंस इन द वॉलेट कितना है 6336। उसको हमने माइनस किया OB से। OB क्या है, ओवरऑल बैलेंस। तो ये जो बैलेंस है और ये जो बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस में क्या फ़र्क है। ये जो बैलेंस है वो मैंने इन्वेस्ट किया प्लस मेरे अकाउंट में कितना बचा, तो ये वो बैलेंस है। और मैं इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे हिडन चार्जेस कितने कट गए मेरे, जो कि हिडन चार्जेस जो होते हैं वो कितने कटे। तो अगर मैंने वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को मिला 5.79। तो इसमें अगर आप इतना ऐड कर दो तो आपको फिर से ये नंबर मिल जाएगा 6336। भरोसा नहीं, मैं ऐड करके दिखाता हूँ 6300
एंड 30.21 प्लस कितना ऐड करना था उसमें 5.79, कितना हुआ देखो 6,336। ये देखो यहाँ पे देख लो कितना मिला 3,336। तो मेरा ब्रोकरेज के नाम पे मैंने जो कि आपको बोला कि मैंने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे 31, कंपनी 71 खरीदी, एक म्यूचुअल फंड खरीदा, तो उस सब के बीच में उन सब के बीच में अपस्टॉक वाले ने मेरे से ब्रोकरेज लिया 5.79, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। लिटरली इतना सब खरीदने के बाद भी मेरे से सिर्फ 6 रुपये के नाम मेरे से सिर्फ 6 रुपये ब्रोकरेज लिया है। तो ये सब तो हो गया कि आप शेयर्स खरीदते हो। तो एक ऐसा इस एक्सपेंस भी होता है इस मार्केट में जिसको आप कुछ भी करके अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको हर महीने देना है। और एक स्पेशल चार्ज बताऊंगा मैं आपको, आगे देखते रहिए। तो एमएमसी क्या होता है कि आपने जो डीमैट अकाउंट खोला वो आपने ब्रोकर के साथ खोल रखा है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान रख रही है, कुछ कंप्यूटर के सिस्टम हो रहे उस पर ध्यान रख रहे हैं, तो वो लोगों का कुछ खर्चा हो रहा है आपके डीमैट अकाउंट पे, तो उसके चार्जेस के नाम पे वो आपसे मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे। जैसे कि आपका ब्रोकरेज ले रहा होगा, मेरा अपस्टॉक जो है वो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लेता है, और जैसे जीरोधा हो गया वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेता है। एक साल का एक साथ ले लेता है, ये हर महीने लेता है, क्योंकि इसको डर है कि हम 11 महीने तक अकाउंट खोल के रखेंगे, 12वें महीने में भाग जाएंगे। जीरोधा वालों को क्या पता, शायद वो लोग ने इतना सोचा नहीं, मेरे जैसा होशियार कोई रहेगा तो 11वें महीने तक वो लोग के साथ रहेगा और फिर बाद में अकाउंट डिलीट करके भाग जाएगा। अकाउंट डिलीट करके नया अकाउंट ओपन करके सारे शेयर्स उसमें ट्रांसफर करके पुकड़ में निकल जाएगा, 300 रुपये बचा लेगा। शिट कुछ ज़्यादा ही खुलासा हो गया इस वीडियो में। अगर आपको भरोसा नहीं है ये मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लेता है, तो देखो ये रहा मेरा मंथली मेंटेनेंस चार्जेस मार्च महीने का, और ये रहा अप्रैल महीने का। कितना कटा 29.50, और ये रहा 29.50। ये मेरा कटा मंथली मेंटेनेंस चार्जेस डीमैट अकाउंट का, जो कि आप हर महीने कटता जाएगा, चाहे मैं ट्रेड करूँ ना करूँ, इर्रिस्पेक्टिव अकाउंट बंद पड़ा है उसके हिसाब से। तो डीपी चार्ज ये देखो, और ये नीचे के चार्जेस जो मैंने लिखा ना, डीपी चार्जेस ऑन सेलिंग इन इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज। डीपी चार्जेस जो होता है वो गवर्नमेंट का चार्जेस है। अगर आपने जो शेयर खरीदा डिलीवरी में तो उसको संभाल के रखना पड़ता है, वो ब्रोकर नहीं संभालता, वो गवर्नमेंट की बॉडी संभालती है। वो गवर्नमेंट की बॉडी आपका जो शेयर संभाल रही है डिजिटल फॉर्मेट में, उसका वो चार्ज लेगी। तो वो चार्ज कितना लेगी 21.83 हर महीने नहीं, ये चार्ज कब लगेगा, आपने शेयर खरीदा और उसको डीमैट अकाउंट में संभाल के रखा है, तो ये लेगी 21.83। आप बोलोगे अब तेरे को किसने बोला, मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है। तो ये देखो ये जो है वो अपस्टॉक टीम के साथ ये चैट है। अरे जूम आउट हो जा, ये देखो इसने बोला है डीपी चार्जेस इक्विटी डिलीवरी, डीपी चार्जेस इज चार्ज बाय सीडीएसएल विच इज 18.50 प्लस जीएसटी, तो दोनों मिला के हुआ 21.83 पर स्क्रिप्ट डे ओनली ऑन सेलिंग साइड ऑफ इक्विटी डिलीवरी शेयर्स। इक्विटी डिलीवरी इज फ्री whenever you sell equity delivery the DP charges will be applicable। मतलब जब शेयर बेचोगे तब भी ही ये लगेगा, उसके बिना आप शेयर कितने भी दिन दिया डीमैट अकाउंट में रहने दो, ये आपको नहीं लगेगा। तो ये हो गया इक्विटी डिलीवरी, ये हो गया इक्विटी डिलीवरी चार्ज। ये जो है 21.83 लगेगा, ये शायद वीडियो बनाने के बाद, अगर आप 1 या 2 साल के बाद देख रहे हो तो शायद ये चार्जेस बदल चुके होंगे, तभी आपका अपना चेक कर लेना। और फिर बाद में मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ये 25, तो और फिर वो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो होता है 29.50 वो कैसे कटता है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 25 रुपीज़ आपका 25 रुपीज़ आपका वो चार्जेस है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का चार्ज, 9% स्टेट गवर्नमेंट का चार्ज, तो हो गया 29.50। ऐसे करके आप लोगों ने वो चार्जेस लिया, आपको ये समझ गया डीपी चार्जेस 21.83 जब शेयर बेचोगे तब भी लगेगा, उसके बिना आपको कोई भी पैसे नहीं मांगेगा। अभी तक मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा है, जब से खरीदा तब से होल्ड करके रखा है, तो ये चार्जेस का मेरे पास कोई बिल नहीं है। जैसे आएगा मैं कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, देख लेना टाइम मिला तो। आप वैसे भी बहुत बिजी हो गए। म्यूचुअल फंड सेलिंग ब्रोकरेज, तो देखो म्यूचुअल फंड जो मैंने खरीदा था ना, वो जो है उसके ऊपर 1 रुपये भी मेरे को नहीं देना पड़ रहा था। मतलब 850 का मैंने म्यूचुअल फंड लिया तो मेरे को 850 ही देना पड़ा। जो मेरे पास ना म्यूचुअल फंड का भी बिल होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर। अरे खुल जाना, हाँ ये रहा म्यूचुअल फंड बिल PDF, खुल जा। तो ये देखो मैंने ये म्यूचुअल फंड खरीदा था, देखो फिर से ये मैंने खरीदा है, आपने भी इसको सेम देख के खरीदा, आपका नुकसान आपकी भरपाई, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, शेयर मार्केट में किसी की एडवाइस ना लेना, चाहे मेरी लो या ना लो, आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं तो बोलता हूँ मेरी भी मत लो। तो ये देखो ये मैंने 850 का म्यूचुअल फंड खरीदा NAV के रेट पे 6.49 के हुए। 850 में से देखो 850 ही मेरे को देने पड़े, इसके ऊपर एक भी ब्रोकरेज नहीं लगा, तो ये म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है। बट ऐसा नहीं होता कि फुकट में कोई चीज़ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, फुकट में आपको मिलेगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं उस म्यूचुअल फंड को बेचूंगा तो मुझे 18.50 रुपीज़ देने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड सेलिंग चार्जेस, जो कि आपको कंपलसरी देने हैं। और इसके अलावा भी म्यूचुअल फंड सेल करने के बहुत सारे चार्जेस होते हैं, आपको पता नहीं, जैसे LTCG टैक्स, अलग अलग टैक्सेस होते हैं। अगर आपको चाहिए म्यूचुअल फंड के अलग टैक्सेस के ऊपर अलग वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार, मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मेरा कॉलेज बंद है इसलिए वीडियो पे वीडियो आ रहा है, लेकिन मेरा पंक्चुअलिटी के साथ प्रॉब्लम तो है। मेरे को पक्का गारंटी है जब कॉलेज चालू होगा तो शायद सैटरडे को आपको, एक सैटरडे तो ऐसा आएगा जब आपको वीडियो ना मिले, खुद को अच्छे से जानता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, एक सेल ऑर्डर पे आपको लगेगा 21 पे। एक सेल ऑर्डर क्या होता है, तो देखो आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो समझो आपने एक शेयर खरीदा PVR का शेयर आपने एक बेचा तो आपको लगेगा 21.83। आपने PVR का दूसरा शेयर बेचा, आपके पास 10 शेयर है समझो, आपने अगर एक शेयर बेचा तो आपको लगेगा 21.83। आपने दूसरा शेयर बेचा, आपको फिर से लगेगा 21.83। आपने तीसरा शेयर बेचा, आपको फिर से लगेगा 21.83। लेकिन अगर 10 के 10 शेयर्स आपने एक साथ बेच दिए मार्केट में, तो आपको फिर एक ही बार 21.83 चार्जेस भरना पड़ेगा। मतलब जितने सेल ऑर्डर्स उतना 21.83, एक सेल एक 21, दो सेल दो 21, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स, एक सेल ऑर्डर जैसे आपने मार्केट में इक्विटी डिलीवरी में दे दिया तो आपका 21.83 कट गया, मेरा मतलब है चार्जेस। तो देखो, अभी आप समझते हैं कि अफसर कॉलोनी ने मेरे से कितना कमाया। तो देखो, ये शेयर मार्केट में ना, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, फिर से बोलता हूँ, तो सबसे ज़्यादा कमाता है वो ब्रोकर। डिलीवरी में उसने मेरे से 100 रुपये छाप लिए 2 महीने के अंदर, तो मेरे को मतलब पूरा वक्त भरोसा है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो वो तो 20-20 रुपये एक शेयर का, 20-20 रुपये खरीदने का लेता है, बेचने का लेता है। इंट्राडे बड़ी बात है, आपको करना है, आपकी मर्जी, करना है करो, नहीं करना है मत करो, मेरी एडवाइस लो मत करो। तो ठीक है, ये हो गया 23 पॉइंट। ये तो देखो अफसर कॉलोनी ने मेरे से कितना छापा, तो ये 28 रुपीज़ जो है छापा गया। तो देखो 2 महीने का हमने खरीदा, 2 महीने का हमने पकड़ा था इसमें, मार्च और अप्रैल का। तो 2 इंटू 29.50 तो होता है 59.53। ये इसमें 5 रुपये क्या है, ये इसमें 5 रुपये 5.79 क्या है, वो ब्रोकरेज, जो मैंने इतने 31 शेयर्स खरीदे थे उसका मेरे को ब्रोकरेज लगा 5.79। ये 28 क्या है, 28 जो है वो यहाँ पे जो है वो मेरा नेट बैंकिंग का चार्जेस है, जो नेट बैंकिंग के नाम पे अफसर कॉलोनी ने मेरे से छापा था। और 28 हो गया प्लस 5.59 हो गया ब्रोकरेज, तो इसको तो ये हो गया 33.79 में मैं 2 महीने का ब्रोकरेज ऐड करता हूँ तो हो गया 59.80। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 93.59, जो कि ऑलमोस्ट होता है 94 रुपीज़। 4 रुपये और ऐड कर तो हो गया 100 रुपये। तो 2 महीने के अंदर अफसर कॉलोनी ने 100 रुपये छाप लिए मेरे से, ठीक है। थोड़ा अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा पैसे के बारे में संभाल के रहो, ऐसा ना हो जाए कि आप इन्वेस्ट बहुत कम कर रहे हो और ब्रोकर को ही बहुत ज़्यादा दे दे रहे हो। तो ये था जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपको बस इस वीडियो के लिए इतना ही, जितने भी चार्जेस हैं जो मैंने आपको फ्रैंकली दिखा दिए मेरे अकाउंट के साथ पर्सनली हो गए। एक बात हो रहा, अगर आपको देखना है कि मेरे शेयर्स कितने हो गए, जो मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि मैंने उतने का इन्वेस्टमेंट किया था, आपको इन्वेस्टमेंट मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप, मेरा लेजर कहाँ गया है, तो आप यहाँ पे लेजर पे देख सकते हो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट। ये देखो 6,364 रुपीज़ जो है वो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था आपको 6,064 जो मैंने टोटल डाला था, और इसमें से मेरे को लगा म्यूचुअल फंड को और इसको ऐड करके तो 6,185 जाएगा। देखो, अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो इसका मतलब कोई ज़रूरत नहीं कि आपका मैथ्स अच्छा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडिशन आना चाहिए बस। तो देखो, मैं आपको ना मेरा CDSL का पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। मेरा अपने यहाँ पे कॉर्नर में देखा होगा मेरा CDSL पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हो चुका है। तो देखो, शेयर मार्केट का यही सवाल है कि प्रॉफिट कभी होता है कभी नहीं होता, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान इस पर दीजिए कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। ये सब आपको पेशेंस रखने में, देखो पेशेंस वगैरह सीखने मिलता है इससे, तो थोड़ा सीख जाओ। तो फिर ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको, देखो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, ये जो मेरे चार्जेस दिखा है मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे दिखा है, मेरे से कोई छूट गया हो सॉरी, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया तो फिर से सॉरी। मेरे को किसी का धंधा चौपट करने का कोई ख्याल नहीं है, ठीक है। आपको अगर किसी भी टैक्स के बारे में जानना और मेरे से कोई भी टैक्स छूट गया हो इस वीडियो के बारे में, इसके अंदर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर लेना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में म्यूचुअल फंड के ऊपर होगा। चलो एक काम करता हूँ, अगले वाले वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर बना देता हूँ कि क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे होता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।